अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का ये एपिसोड मैं डेडिकेट करूंगी हमारे नेशनल हीरो को, मोहम्मद अली सतपारा भाई को, जिनका जिक्र हर जगह हर घर में हो रहा है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। 2016 में उन्होंने नांगा पर्वत को विंटर्स में सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। What a great mountaineer he was. उनकी जितनी तस्वीरें, उनकी जितनी वीडियोस हम देख रहे हैं, उसमें ज़िंदगी से एक भरपूर इंसान हमें नज़र आता है, जिसके ख्वाब बहुत बड़े भी थे कि वो बड़े बड़े सर्दियों में केटू को भी सर करें, और उनके आगे भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे। और कुछ छोटे छोटे ख्वाब भी थे, वो ये कि वो अपनी वाइफ के लिए एक सिलाई मशीन ख़रीदना चाहते थे। उनका ख्वाब एक बड़ा ये भी था कि वो अपने गांव में बच्चियों के लिए एक स्कूल कायम करना चाहते थे, ताकि उनकी गांव की बच्चियों को अच्छी तालीम मिल सके। ताल्लुक आपका गिलगित बल्तिस्तान से था। आज हम इनको एज अ हीरो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या कहूँ मैं इसको, ये क्या इंसानी फितरत है या ये समाजी रवैया है कि जब हमारा हीरो हमसे बिछड़ जाता है तो हम उसके लिए नज़में लिखते हैं, उसके लिए गाने गाते हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। कितना अच्छा होता है कि इन तारीफ़ों में से कुछ तारीफ़ें हम अली भाई के सामने करते। हम उनको ये बताते कि 2016 में जब आपने नांगा पर्वत को टॉप किया, सर किया, और आपने पाकिस्तान का, हम सब का नाम रोशन किया दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके, तो आप उसी दिन हमारे हीरो थे। आप तब भी हमारे हीरो थे जब आप एक पोर्टर थे, जब आप लोगों की मदद करते थे समिट्स को सर करने में। लेकिन हम हमेशा देर कर देते हैं अपने हीरोज़ को ऑन करने में, उनकी तारीफ़ करने में, उनको अप्रिशिएट करने में, उनको इनकरेज करने में। अगर हम बात करें पोर्टर्स की, ये कौन लोग होते हैं? पोर्टर्स वो लोग होते हैं जिनके बगैर माउंटेनियरिंग पॉसिबल नहीं। वो लोग जो समिट सर करते हैं, जो दुनिया जहान से आते हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे खूबसूरत पहाड़ों को सर करने, अगर हमारे पोर्टर भाई उनकी मदद ना करें तो वो ये काम कर नहीं सकते। मगर आपको मैं ये बताती चलूं कि हमारे मुल्क में पोर्टर्स का जो प्लाइट है, जो तंगी और परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, इट इज़ शॉकिंग। आप जानते हैं कि पर डे अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो हमारे यहाँ पोर्टर्स को डेली वेज क्या मिलती है? 18 से $30, जो कि तकरीबन बनती है 3000 से लेकर 5000 रुपए तक, जो कि सिर्फ बातें हैं। सुना है इससे भी कम मिलती है। और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो नेपाली शर्पास को पर डे जो वेज मिलती है वो है $100। और अगर हम बात करें कोपैमाई की, माउंटेनियरिंग की, तो ये एक इतना ट्रिकी बिजनेस है कि इसके अंदर हर एक कदम पर मौत आपका इंतज़ार कर रही होती है। ये बात हर कोपैमा जानता है, उसके बावजूद वो चैलेंज के तौर पर अपने आप को मुश्किलात में डालता है और हर स्टेप पर मौत को डिफाई करता है। इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो अगर पाकिस्तानी पोर्टर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाए तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिलते होंगे। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखें तो नेपाली शेरपास अगर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएं तो उनकी फैमिलीज़ को 18 से 20 लाख या उससे भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इस पूरी कहानी को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जिनको हम आज हीरो बना रहे हैं, हीरो के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं अली भाई को, क्या कभी हमने उनकी ज़िंदगी की परेशानियों को जानने की कोशिश की? वो पोर्टर भी रह चुके हैं, वो माउंटेनियर तो हैं ही मगर वो पोर्टर भी थे। क्या कभी हमने उनसे ये पूछा था जब वो हयात थे कि आपकी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे होता है? ठीक है, आपको पैशन तो है कि आप पहाड़ों की चोटियों को टॉप करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में चूल्हा किस तरह जलता है? आपके बच्चे क्या तालीम हासिल कर रहे हैं? जो कपड़े आप पहनते हैं क्या वो नए कपड़े हैं या ये उतरन है जो आपको मिलते हैं? आज हमने सब ने उनको हीरो कह दिया, मगर काश उनकी ज़िंदगी में हमने उनको ये कहा होता कि आप एक लेजेंड हैं, आप एक लिविंग लेजेंड हैं और आप हमें बताएं आपको परेशानी क्या है। बहैसियत कौम हम आपकी परेशानी को हल करेंगे। मुझे जहाँ खुशी है कि अली सतपारा को आज लोग मान रहे हैं, वहाँ अपने समाजी रवैये पे दुख भी है कि हम अपने हीरो को जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो हम में से कोई भी नहीं होता उसकी स्ट्रगल में उसकी मदद करने के लिए। माउंटेनियरिंग की बात हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बात हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हम मिर्ज़ा अली बेग और समीना बेग का जिक्र ना करें।
7 समिट 7 कॉन्टिनेंट्स में सर करके पाकिस्तान का हम सब का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया इन दोनों बहन भाइयों ने। और वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक कल्चर है ना, जो हमारे बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान का कोई भी भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन तरक्की करे, आगे करे, इन दोनों बहन भाइयों ने उस मिथ को डिफाई किया है। आइए हम मिर्ज़ा अली बेग से और समीना बेग से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का, थैंक यू। समीना तो वैसे शी इज़ द पार्ट ऑफ आवर शो, ये हमारा एक कांस्टेंट है शो का। अली भाई, अली सतपारा को आप भी जानते हैं और जितने भी कोपैमाई से लोग मुंसलिक हैं वो सब जानते हैं अली भाई के बारे में। मुझे ये बताइए कि ये जो पैशन होता है पहाड़ को सर करने का, क्या ये बचपन से होता है या ये लोगों को जब आप देखते हैं और जब आप खुद पहाड़ों में रहते हैं तो पहाड़ आपको खुद बुलाते हैं कि आओ और मुझे सर करो? सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा कि अली भाई की रूह को जो है ना अल्लाह ताला अपने दायमी सुकून नसीब करे। और आपका शुक्रिया, आपने डेडिकेट किया ये प्रोग्राम उनके नाम। माउंटेनियरिंग, पहाड़ चढ़ना या कोहपमाई मुख्तलिफ टाइम पे, मुख्तलिफ स्टेज पे, मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। अब जिस इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं या हमारे जो कम्युनिटी है, माउंटेनियरिंग कम्युनिटी, हमारे शुरू में ये एक मजबूरी होता है। हम अपने रोज़गार, अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर से जो लोग आते हैं हम उनके साथ काम करते हैं, जिसके हमें मुआवजा मिलता है। तो ये मैं भी कर चुका हूँ, ये मेरे कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, हम पाकिस्तान में हम सारे ही करते हैं और करते आ रहे हैं। तो उसमें लो अल्टीट्यूड पोर्टर्स है, फिर हाई अल्टीट्यूड पोर्टर्स है। पहाड़ चढ़ने का अब अगर मैं आपको इस तरह डिफाइन करूं कि अगर एक मजबूरी है लेकिन ऐसे मौके आते हैं कि आपने सर करना है, तो उसमें फिर आपने दो मुल्क के या कौम के मुख्तलिफ रूप होते हैं। हम अपने कौम को एक बहादुर, करेजियस या चैलेंजेस से नबरत आजमा होने की तरकीब दे दें, या फिर उनको एक आसान जिंदगी का वो तरबियत दे दें। माउंटेनियरिंग एक मजबूरी भी है, साथ में ये भी एक मैसेज है कि कौम के ये रूप भी है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जो है वो कौम को इस तरह के डायरेक्शन देता है कि जिंदगियों में, इंसानी ज़िंदगियों में, एज इंडिविजुअल, एज ए नेशन में बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं, लेकिन आपने बहादुरी, जुर्अत कम से वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो पहाड़ चढ़ने का मेरे हिसाब से, मैं उसको अगर डिफाइन करता हूँ तो मेरे सामने यही आता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास मुमकिन है कि वो जो एनर्जी बार्स होते हैं या चॉकलेट्स होते हैं या जो ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत सारे फॉरेनर्स अफोर्ड करते हैं। हम जो उनके साथ काम करते हैं हमारे पास वो नहीं होता। लेकिन आई स्वेयर आपके शो में कि आप जिससे भी पूछेंगे उनके बैग के ऊपर वाले हिस्से में हमेशा पाकिस्तान का झंडा जरूर होगा। खाने की चीजें नहीं होंगे, पीने की चीजें नहीं होंगे, लेकिन वो झंडे जरूर होता है। ये मेरी अकेली की बात नहीं है, समीना की बात नहीं है, आप जिससे भी पूछेंगे तो वो एक पैशन है, एक जुनून है कि हम अपने मुल्क को अपने काम में, अपने फील्ड में कैसे नुमाइंदगी दे सकते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट करें। तो ये एक जुनून भी है, पैशन भी है, और एक एज ए नेशन जिस स्पोर्ट्स में है, ये हमारी ऑब्लिगेशन भी है। क्या बात है कि बेहतर से बेहतर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें। वाह क्या बात है। समीना, पहली मुसलमान खातून जिन्होंने समिट सर किए, इतना बड़ा एजाज़। समीना, मुझे ये बताइए कि हम इस पैशन की बात करते हैं और इसमें ज़्यादातर अगर हम पोर्टर्स की बात करें, माउंटेनियर्स की बात करें, मर्दों का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, ख़वातीन का कम होता है। अली भाई का तो एक्सपीरियंस रह चुका है एज अ पोर्टर इज़ वेल। आपका एक्सपीरियंस कब से शुरू हुआ? आपको कब अंदाज़ा हुआ कि आप अंदर से पैशनेटली यू आर अ माउंटेनियर योरसेल्फ? सबसे पहले तो मैं अली भाई और उनकी फैमिली के साथ इजहार माई कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, एंड आई मीन इट्स नॉट ओनली देयर लॉस, पूरी हमारी कम्युनिटी, माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा लॉस है, एंड हमारी पूरी मुल्क के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आई मीन माउंटेनियरिंग शुरू में जैसे भाई ने कहा, इट वाज कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड। मतलब रोज़गार के लिए लोग जाते थे फॉरेनर्स के साथ।
خواتین کا بالکل کوئی رول نہیں تھا اس میں. I mean اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا. I mean ٹریکنگ کے لیے لوگ آتے تھے لیکن ریئل ماؤنٹینئرنگ میں کانسیپٹ ہی نہیں تھا. پھر بھائی نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میرا بچپن سے تھا, بچپن سے ہی میں نے بہت دفعہ یہ سٹوری شیئر کی ہے کہ بہت چھوٹے عمر ہی سے بھائی مجھے کہتے تھے کہ ہم دونوں ماؤنٹین کلائمبنگ کریں گے. اور ہمارا مقصد بھی تھا کہ خواتین کو بھی اس میں آنا چاہیے, کیونکہ ہمت حوصلہ تو سب میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک پرسیپشن جس طرح سے سیٹ کیا تھا وہ ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے. کیا بات ہے, یعنی کہ جو ہم باتیں کرتے تھے کہ انکلوژن ہونی چاہیے, آپ نے اس کی مثال قائم کر دی اور پوری دنیا کے لیے قائم کی, کہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کا جو ایک امیج ہے کہ یہاں صرف ماؤنٹینئرنگ ہو یا کچھ بھی ہو اس میں بس مردوں نے نظر آنا ہے. بالکل. مگر ہمارے پاس سمینہ بیگ ہیں جی, اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اینڈ سچ اے رول ماڈل فار آل دی ینگ اسپائرنگ ماؤنٹینئرنگ جن کو پیشن ہے بچیوں کو پہاڑ سر کرنے کا. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب ہم خود ڈرتے ہیں اور ہم اپنے سامنے اگر کسی کو بہادر دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ شخص اتنا بہادر کیوں ہے. علی ستپارہ بھائی کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا, سردیوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی, ایسی کیا بات تھی کہ ابھی ہی ان کو جانا تھا. ہم اتنا چھوٹا کیوں سوچتے ہیں, ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اگر ہم سب ایک طرح سوچنا شروع کر دیں تو پھر دنیا میں ورلڈ ریکارڈز قائم ہونے بند ہو جائیں, کیونکہ رسک تو ہر جگہ انوالوڈ ہے, قدم قدم پر رسک انوالوڈ ہے. تو کیا لوگ بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیں؟ کیا کہنا چاہیں گے علی بھائی اس بارے میں؟ اگر ہم ریکارڈ دیکھ لیں ہمارے علی بھائی کے, ہم کیونکہ عمر سے تو چھوٹے تھے لیکن ان سے بہت سارے ایسے مواقع میں ایسے پہاڑوں میں ہمارے انٹریکشن ہوتے رہے. ایز اے ہیومن ہی واز اے ویری لولی پرسن, اور اس کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ تھا کہ وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایکسپیرینس ماؤنٹینئرنگ میں انہی کو تھا. جتنے پیکس انہیں کلائم کیے تھے نیپال میں ونٹر میں, آپ امیجن کریں کہ پورے ایشیا میں وہ پہلا بندہ تھا نیپالیوں سے, ابھی جو انہوں نے K2 سمٹ کیا ونٹرز میں, اس سے پہلے یہ ہمارے پورے ایشیا میں کسی نے نہیں کیا تھا ونٹرز میں. نانگا پربت جو سمٹ کیا ہے وہ دا کلر ماؤنٹین, اور وہ پہلا بندہ تھا جو پہاڑ کے چوٹی پہ پہنچا تھا نانگا پربت. He stood atop as a first person. اس کی ٹیم تو 2 جو تھے وہ بعد میں پہنچے ادھر. تو اس کو اتنا ایکسپیرینس تھا, لیکن K2 تو اوور آل دنیا کا مشکل ترین پہاڑ ہے. اب اس کو سمٹ کرنا یہ ایز اے انڈیویجول کے لیے نہیں, وہ جب نام لکھا جاتا ہے تو سامنے فلیگ کس کا لگتا ہے. ہر سپورٹس کا اپنا ایک پیراڈیم ہے نا, اپنا ایک سسٹم ہے ہر سپورٹس کا. تو ماؤنٹینئرنگ کی دنیا میں اگر بہادری کے نشان میں اگر کہیں جھنڈا لگتا ہے تو نانگا پربت کے ساتھ ہی محمد علی ستپارہ لگتا ہے. تو محمد علی ستپارہ صرف ایز اے ستپارہ کا گاؤں کا بندہ نہیں ہے یا گلگت بلتستان کا نہیں ہے, اس کے نام کے آگے وہ پاکستان لگتا ہے. کیا بات ہے. اب آج اگر نیپالیوں نے کیا ہے تو نیپالیوں کے نام تو ہے لیکن آگے لگتا ہے جھنڈا کس کا, نیپال کا. بالکل. تو وہ ایک قوم کی ریزیلینس, ایک قوم کو بہادری کو ڈپکٹ کرتا ہے, ریفلیکشن دیتا ہے نوجوانوں کو. کیونکہ سپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ نوجوانوں میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کہ ایک ملک کی نیشن کی ڈائریکشن بلڈنگ کرتا ہے. تو ماؤنٹینئرنگ ایک ایسے مشکل, اور اب پورے ملکوں میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, امریکہ میں ان کی انفراسٹرکچرز دیکھ لیں, ان کی نیشنل ٹیمز جاتی رہی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک نیشنل ٹرینڈ بن گیا تھا کہ کون گولیوں سے مارنا الگ بات تھا, یہ ایک ایسے جنون تھا, ایک ایسے سپورٹس تھا کہ وہ لوگ قوموں کی بہادری کو ڈیفائن کرتا تھا کہ کس ملک نے پہلے ایوریسٹ سر کیا, کس ملک کے لوگوں نے پہلے K2 سر کیا. تو یہ ان کی ہسٹری میں ہے. تو علی بھائی K2 سمٹ کرتا تو اس کے نام کے ساتھ, مطلب سمٹ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے, ہم تو کہتے ہیں سمٹ کیا اس نے, بالکل, لیکن وہ ان کے بیٹے نے بھی کہا ہے کہ کلیریفیکیشن نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک وہ گئے اس کے نام کے ساتھ پاکستان کا فلیگ ہے. تو اس کو سمٹ کرنا ایز اے انڈیویجول بھی تھا, اس کے اپنے اکمپلشمنٹ وہ پہلے کر چکے ہیں, بہت سارے ایکسپیڈیشنز. K2 سمٹ کر چکا ہے وہ گرمیوں میں. 8 پیکس اس کے بیلٹ میں تھا. ایوریسٹ کو ونٹر میں اس نے اٹیمپٹ کیا, 8000 تک ایوریسٹ پہ گئے ہیں وہ ونٹرز میں. تو اس کا اتنا ایکسپیرینس تھا. تو اب یہ ہے کہ
آج بھی ہمیں اتنا فخر ہے, اگر نانگا پروت اس نے سبمٹ کیا, موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, کہیں پہ بھی آپ کو آ سکتا ہے, لیکن آپ کیسے اپنے زندگی کو بہادری سے جیتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹ سیز اٹ آل. بالکل. مجھے یہ بتائیے کہ اتنے پہاڑوں کو سر کیا سمینہ, سب سے مشکل پہاڑ کون سا لگا؟ دیکھیے منیبا, ہمارے لیے ماؤنٹینئرز کے لیے مطلب ہر پہاڑ کا اپنا ایک چیلنجز ہوتے ہیں. جس بھی پہاڑ پہ ہم گئے کسی نہ کسی طرح کے ہم نے ڈیفیکلٹیز فیس کی, چیلنجز فیس کیے. لیکن اگر آپ ایک پہاڑ کے بارے میں پوچھتی تو دیٹ وڈ بی ماؤنٹ دنالی فار می, جو کہ الاسکا میں ہے. اور مطلب ٹیکنیکل نہیں ہے بٹ ویدر وائز بہت زیادہ مشکل وہ میرے لیے رہا ایکسپیڈیشن. ایک تو یہ کہ وہاں پہ کوئی مین پاور نہیں ہے, ہر کام آپ نے خود کرنے ہیں. لائک 20 days ایکسپیڈیشن, اس میں آپ نے اپنے فوڈ سے لے کے اپنے پرسنل اکوپمنٹ سے لے کے ہر چیز آپ نے خود کیری کرنے ہیں, اور پھر کیمپ وغیرہ خود سیٹ کرنا ہے. تو مطلب بہت مشکل. اور دوسرے کی ویدر وائز بہت بہت انپریڈکٹیبل ہے وہاں کا موسم. اور وہاں پہ ہم 5 دن کیمپ 4 میں اسٹک ہوئے تھے ود 3 days آف فوڈ. اور اس ٹائم پہ ہم نے کہا کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ پہاڑ بلاتے ہیں آپ کو, تو میرا ہم ماننا ہے کہ جب پہاڑ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تب آپ سبمٹ کر سکتے ہو. تو وہ 5 دن ہم سٹک رہے کیمپ 4 پہ, اور پھر 1 دن کا ہمیں ونڈو ملا. وہاں پہ بھائی نے ہمارے ویڈیوز لی, ہمارے کامنٹس انہوں نے ریکارڈ کی کہ شاید دنالی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرا, نیکسٹ مارننگ ہمیں واپس جانا ہوگا. لیکن وہ شام تک جو ہے وہ موسم صاف ہو گیا, 1 دن کا ونڈو ملا ہمیں, ہم نے سبمٹ کر لی. تو سب سے جو زیادہ مشکل رہا وہ دنالی تھا فار می. بٹ ایز آئی سیڈ بیفور کہ ہر پہاڑ کا اپنا اپنا چیلنجز ہوتے ہیں. اور جس طرح کی ہم نے بات کی کہ ہم لوگ شاید اچیو تو نہیں کر پاتے لیکن تنقید کرنے میں ہم بہت آگے آگے ہوتے ہیں. جب آپ دونوں ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے واپس آئے تو جہاں بہت دعائیں ملی, پذیرائی ملی, اپریشیشن ملی, وہاں تنقید بھی ہوئی. اس تنقید کو آپ نے کس طرح لیا؟ سمینہ کے لیے اٹ واز ہیوج, آپ کے لیے اٹ واز ہیوج. آپ نے سمینہ کو کہا کہ یو ڈو اٹ فرسٹ, پہلے آپ اپنا قدم رکھو, میں آپ کے پیچھے آؤں گا. یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے علی بھائی. لیکن اس تنقید کو آپ دونوں نے کس طریقے سے فیس کیا؟ سچ بات بتا دے تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, کیونکہ ہم دونوں نے جو انیشیٹو لیا, یہ جرنی ہم نے شروع کیا تھا. اب ماشاءاللہ ہمارے ہم ہمیشہ کہتے ہیں پرائم منسٹر بھی ہمارے فیمیل رہ چکے ہیں. ہر آفس میں بہت ہائی لیول پہ ہمارے خواتین انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کرتے, لیکن پھر بھی ایک لیئر بنا ہوا ہے کہ شاید وہ نہیں کرتے. تو ہمارا جو جرنی تھا وہ ایک انٹریڈیشنلی ہم کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ گھر کی 4 دیواری بھی ہے, لیکن گھر کی 4 دیواری سے بھی دور ہم جا کے اس کا خیال رکھتے ہیں. کیا بات ہے. 2 مہینے ٹینٹ میں رہنا, پہاڑ چڑھنا, ہر چیز کو ہم نے, ایک ہوتے ہیں کہ آپ فزیکلی کتنا سفر کرتے ہیں, ایموشنلی ہم کتنے سفر کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے اس طرح ریفلیکشن دینے کی کوشش کی دنیا میں کہ دیکھیں اگر آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ اگر ساتھ چلنا شروع کریں تو مرد خواتین کا جو گیپ ہے وہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے گیپ. اب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس ویدر کنڈیشن میں گیا سمینہ بھی اسی میں رہی. جہاں میں نے مین اینڈ ویمن کا, میل اینڈ فیمیل کا جو ڈفرینس ہے وہ وہاں پہ obviously انٹریڈیشنلی ہم نے اس کو دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے اگر میں -40 میں سروائیو کیا ہوں تو سمینہ بیگ نے بھی ایز اے خاتون اس نے سروائیو کیا. جو دوسرے خواتین کرتے دوسرے ملکوں کے, ہمارے ملکوں کے بھی خواتین کیا کس چیز کا فقدان ہے کہ ہمارے مواقع دینے کی فقدان یا ٹرسٹ کرنے کے فقدان. تو اب ہمارا جرنی کا یہی مین پرپز تھا کہ انٹریڈیشنلی ہم اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ دیکھو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کو بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے چلیں. اب فرض کریں کہ دنیا میں پہلے بہن بھائی ہیں ہم, پوری دنیا میں, ایسے نہیں کہ پاکستان سے. کیا بات ہے. تو ہم نے 7 سمٹس کیے جو 7 بر اعظموں کے جو ہائیسٹ ماؤنٹنز ہیں. سمینہ پہلے تو ہے پاکستان ایوریسٹ کے, لیکن وہ پہلے پاکستانی ہے, یعنی 200 ملین میں شی از فرسٹ, کہ انہوں نے سمٹ, خاتون ہے یہ, آئی ایم دا سیکنڈ ون. تو ہمارا تنقید میرے حساب سے مجھے اتنا کئی فیل نہیں ہوا ہانیسٹلی اسپیکنگ. پاکستان میں میرے نظروں میں اتنا تو نہیں ملا کہ کوئی تنقید کرے.
तो बहुत छोटे मोटे तो होते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी को देख ले तो वो 2% का फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सोसाइटी 2%, अगर 49% नेगेटिव है, 51% पॉजिटिव है, तो वो उसको मुल्क को इस तरह फोकस पॉजिटिव पे रहना चाहिए हमेशा। तो कोशिश यही है कि वो फर्क जो है, छोटा सा फर्क है, उसके दूसरे साइड पे देखना चाहिए हमें। तो इतना ज़्यादा हमें वो नहीं मिला नेगेटिविटी मेरे हिसाब से, जो क्योंकि हमारा रीजन भी है, मुल्क में भी इतना हर जगह जहाँ पे बुलाया हमें इज़्ज़त अफजाई हुई, बहुत प्यार मिला। और जो नेगेटिविटी है उसको तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर नेगेटिविटी के पीछे जाए तो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। फिर आप घर से वैसे निकल भी नहीं सकते बाहर, है ना, पहाड़ सर करना तो दूर की बात। आप लोग स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आपके पास आते हैं, एक तो ये बताइए। और दूसरी, क्योंकि बहुत से बच्चे इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, आइडियलाइज़ कर रहे होंगे, हो सकता है बड़े होकर उनका भी दिल करे कि वो पहाड़ों को सर करें। मुझे ये बताइए कि ट्रेनिंग की वो बेसिक क्या चीज़ें हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बेशक ज़िंदगी में रिस्क इन्वॉल्व है, मगर माउंटेनियरिंग में कदम कदम पर रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को ट्रेन करते हैं? समीना और मैं जब हमने शुरू किया था क्लाइंबिंग 2010 में, तो हमने एक इदारा फॉर्म किया था, पाकिस्तानी यूथ आउटरीच फाउंडेशन। वाओ। तो साथ में हमने भी क्लाइंब किया, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम दोनों ने सिर्फ करने हैं, हमने अपने नौजवानों को भी इंगेज करना। मेरा मेन पैशन ही इस फील्ड में आने का यही था। क्या बात है। क्योंकि मेरा भाई चाहता था कि मैं चार्टर अकाउंटेंट बनूं, लेकिन मेरा पैशन अलग था। वाह। तो बात ये है कि पिछले 10 सालों से हम वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम अपने नौजवानों को, बच्चों को, हमारा ट्रेनिंग का जो तरीक़ेकार वो ये है कि हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, यूनिटी बिल्डिंग करते हैं, फिर जाके माउंटेनियरिंग को फोकस करते हैं कि वो सारा रिस्क असेसमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है वहाँ पे, उसको हम एज ए मेटाफरिकली इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे अगर पहाड़ चढ़ना चाहे, स्पोर्ट्स में आना चाहे, उसका ये है, लेकिन उसको मेटाफरिकली अपने ज़िंदगी में वो किस तरह वो कनेक्ट करके अपने ज़िंदगी की अपनी पर्टिकुलर इंटरेस्टेड फील्ड में कैसे आगे जा सकते हैं। तो क्योंकि माउंटेनियरिंग एक ऐसे मुश्किल काम है कि हर स्पोर्ट्स में हम हमेशा कहते हैं कि आप या जीत जाते हैं या हार जाते हैं। माउंटेनियरिंग में भी हार जीत तो होती है, आप सबमिट करें या ना करें, लेकिन इसमें मौत और ज़िंदगी का खेल है। तो उसमें हमें हर चीज़ को बड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। ये पूरी एक ऐसी मैथ्स है कि एक फार्मूला लगा दिया वो सारा गलत हो जाता है। आप एक गलत डिसीजन ले ले तो आपकी ज़िंदगी चली जा सकती है। आपकी ज़िंदगी मतलब आप बहुत ही मतलब एक एरर से आप नुकसान उठा सकते हैं, बहुत फैटल मिस्टेक हो सकता है वो। तो हमारी जो ट्रेनिंग के जो स्ट्रक्चर है उसमें माउंटेनियरिंग है, स्कीइंग हो गया, स्केटिंग, माशाल्लाह वी फील वेरी प्राउड कि हमने ये इनिशिएट किया ग्रास रूट लेवल पे, आज वो पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। तो हमारे विंटर स्पोर्ट्स हो गया, विंटर टूरिज्म हो गया, या स्पोर्ट्स टूरिज्म का जो कल्चर है वो हम कोशिश करें कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से वो लोगों को सिखाए। और जो इसमें आना चाहता है, नेचर के साथ जाके आपकी कनेक्शन बनती है ना, एज ए मुसलमान कुरान पाक का नाजिल हुआ था, गार हिरा में हुआ था, वो माउंटेन में हुआ था। जितनी वही नाजिल हुई वो गार हिरा में हुई। इसके अलावा बल्कि मैं पिछले दिनों ये भी सोच रही थी कि पहाड़ों की क्या शान है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला कलाम किया करते थे तो पहाड़ पर जाकर किया करते थे। मतलब सुभान अल्लाह, पहाड़ों में कितनी एनर्जी है। समीना कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ ये यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जब आप पहाड़ों पे होते हैं और आपकी जो कनेक्शन होती है ना ऊपर वाले के साथ, दैट्स समथिंग, आई मीन वो बयान नहीं कर सकता इंसान। तो वही पहाड़ों की बात है। और दूसरा ये कि जितने भी बड़े हैं ना, हम जितने पावरफुल है, जितने दौलतमंद है, हसीन है, ताकतवर है, पहाड़ के सामने, एक पत्थर के सामने खड़े होके ना इंसान अपनी हैसियत देखे ना, वाह वाह, ये एक पहाड़ की स्ट्रक्चर देखे तो इंसान खुद को बिल्कुल, हम एक डॉट के भी बराबर नहीं है, चींटी के बराबर है। ट्रू। तो उसमें इंसान, पहाड़ इंसान को ह्यूमिलिटी सिखाता है। और सोचिए, अपने इंसान को खुद समझता है कि यार कितनी बड़ी फितरत के सामने इंसान की जो भी है, वाह वाह क्या खूबसूरत आर्टिफिशियल दौलत है, वो कुछ भी नहीं। तो इंसान एक तस्कीन के लिए भी, और साथ में अगर एज ए मुसलमान देख ले तो कुदरत के साथ जाके कनेक्शन बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपने जिस तरह बात की, इंसान को समझने की कोशिश करता है, इंसान खुद को बहुत, आपको आजिज़ी सिखाते हैं, ह्यूमिलिटी सिखाते हैं पहाड़। सोचिए पहाड़ों को बनाने वाला कितना बड़ा है, उसके आगे हम क्या हैं। बिल्कुल। उफ, मतलब इंसान कुछ भी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए कि जहाँ इंसान कुछ नहीं वहाँ इंसान सब कुछ है। अल्लाह ने हमें कितनी ताकत और कितनी करेज और पावर दी है। जाते जाते आप उन बच्चों को जो चाहते हैं माउंटेनियरिंग के अंदर अपना स्टेप उठाएं,
جو علی ستپارہ جیسا بننا چاہتے ہیں, جو آپ جیسا علی بھائی بننا چاہتے ہیں, جو سمینہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ علی بھائی, سمینہ جی, آپ دونوں. سمینہ فرسٹ. سمینہ فرسٹ. صرف ایک بات میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اسپیشلی ہمارے یوتھ, جذبہ ہونا چاہیے. مشکلات تو بہت ہوتی ہیں اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو انکریج کرنے کے بجائے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں یا صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی آپ کو. اس ٹائم پہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور جذبہ, حب الوطنی اور اپنے پیشن پہ آپ کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ ضرور اچیو کریں گے. کیا اور میں ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے, اگر ایز اے نیشن, ایز اے سٹیزن ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, تو اگر ہمیں اس دوران یا ریکگنیشن نہیں ملتا یا سپورٹ نہیں ملتا, ہم ایک دم سے مل کے اپنے ملک کو برا بلا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمارے لوگوں کو شاید وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو آپ کو انکریج کرنے میں, سپورٹ کرنے میں, لیکن ایز اے سٹیزن یہ ہمارے رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے شعبے میں اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور جو لوگ سمجھدار ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ بھی کریں گے, حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور اپریشیٹ بھی کریں گے. کیا بات ہے. جب ہیروز بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ان کا لہجہ. علی بھائی نے جس طرح بات کی کہ ٹھیک ہے پریشانی ہوگی, بہت سے لوگ ہیں جو شاید آپ کے اس پیشن کو نہ سمجھتے ہوں, ان کے لیے مشکل ہوگا یہ کہنا کہ بھئی سردیوں میں کوپہمائی کی کیا ضرورت تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے پیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں ہر شخص ایسا ہے. ہمارے ہیروز کی قدر اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. میری درخواست اتنی ہے کہ جب ہیروز حیات ہوں تو ان کو وہ پیار, وہ محبت, وہ ریکگنیشن, وہ انکریجمنٹ دیجئے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. وہ ہیرو جو باہر سے ریکگنیشن لے کر آتا ہے اس کو تو ہم مان لیتے ہیں, مگر جب ہمارا اپنا ہیرو اس ملک میں سٹرگل کر رہا ہوتا ہے اس وقت کیا ہم بحیثیت قوم اس کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر بحیثیت قوم. بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ اور امیزنگ مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج, اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ آج میں یہ ایپیسوڈ ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں محمد علی ستپارہ بھائی کو, جو کہ ہمارے ہیرو ہیں, اور ان کی جرنی اتنی خوبصورت اور اتنی اسپیشل ہے, تو یہ ایک شو کیا آئی تھنک ان کو ہر وقت سیلیبریٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اٹس آر رسپانسبلٹی. اگر بات کی جائے پورٹرز کے پلائٹ کی, وہ پورٹرز جو کہ کوپہمائی میں جن کا بہت نام نہ بھی ہو لیکن وہ کوپہمائی کو پاسبل بناتے ہیں, وہ لوگ جو سمٹس کو سر کرتے ہیں, پورٹرز کے بغیر یہ کام کرنا پاسبل نہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہم اپنے پورٹرز کا خیال رکھتے ہیں اتنا جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں, یا جس طرح دنیا بھر میں پورٹرز کا خیال رکھا جاتا ہے. میرے دو مہمان بہت خاص ہیں, ان کی جرنی بہت طویل ہے اور ان کی اچیومنٹس بھی بے شمار ہیں, اور وہ علی ستپارہ بھائی کے بہت قریبی دوست ہیں. ہمیں بھی جوائن کیا ہے امین اللہ بیگ بھائی نے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں وہاب علی شاہ بھائی. ان کا تعلق ہنزہ شمشال سے ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امین بھائی نے پاکستان کی آل 5 پیکس کو سر کیا ہے, اور اگر بات کی جائے وہاب علی شاہ بھائی کی, تو انہوں نے 8000 کی جو پیک ہے اس کو سر کیا ہے, اور والنٹیریلی پہاڑوں پر جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو ریسکیو بھی کیا ہے. اور یہ جو بھی انہوں نے کیا ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے. آئیے ان دونوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم امین بھائی اور وہاب بھائی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ہمارے شو پہ آنے کا. تھینک یو. ہم بات کر رہے ہیں کوپہمائی, جو ایک پیشن ہے, جو ایک کریز ہے, وہ سب کی سمجھ میں نہیں آتا. بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا شوق ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ایک دن صبح اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ بس میں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا ہے, اور سردی میں میں نے K2 کو سر کرنا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ قدم قدم پر موت انتظار کر رہی ہے. آپ بتائیے کہ یہ کوپہمائی کا جو پیشن ہے یہ کیسے آتا ہے انسان کے دل میں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو جو آپ نے ہمیں بلایا ہے. شکریہ بھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو یہ کہ علی بھائی کے جو افسوسناک حادثے اس کے ساتھ پیش آئے اس کے لیے ہم دعا گو ہیں, اور اس کی فیملی کے ساتھ ہم اپنا ہمدردی رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کے گھر تک جائیں گے, کیونکہ پہلے بھی گئے ہوئے تھے, تو اب ظاہر ہے کہ اس کی فیملی سے ملنے ہم ضرور جائیں گے.
تو جیسا آپ نے بتایا بالکل جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہ سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پہ 3000 میٹر فٹ کی بلندی پہ شمشال جی اور اس کے ساتھ جو ہمارا جو چراگاہ لگتے ہیں جہاں مال مویشی کے ساتھ ایک زمانے میں ہمارے والدین جاتے تھے تو اس کی ہائٹ جو ہے 4700 پہ اور بچے پیدا ہوتے ہیں اسی ماحول میں. جی تو شمشال کو ویسے ہی ماؤنٹینئرز کا ہب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ 27 8000 شمشال سے ہیں اب تک جس میں سمینا سسٹر بھی اسی گاؤں سے ہیں, رجب شاہ ہے, مہربان شاہ ہے اور شاہین ہیں, قدرت ہے, بہت سارے ایسے نام ہیں کہ جن کو لوگ نہیں جانتے ہیں. کسی نے 8000 کے اوپر گئے ہیں, کسی 5 کے اوپر گئے ہیں. تو ان کو دیکھ کے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یار ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور شروع ہی سے رجب استاد کو دیکھ کے ہم نے سوچا یار کب رجب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا, مہربان کے ساتھ ملے گا. تو ایک شروعات ہمارے 5000 پیکس کے اوپر, 6000 پیکس کے اوپر, پھر 7000 کے اوپر, اور پھر بالآخر 2000 میں اور امین ایک فرینچ ایکسپیڈیشن کے ساتھ شبرم 2 پہ جانا ہوا. اور وہ لمحہ ہمارے لیے ایک عجیب سا تھا کہ ہم 7400 کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے 5-6 دن سے, اور اپنے جو کلائنٹس تھے ان کے انتظار کر رہا تھا کہ وہ آ جائیں گے تو ہم سارا سمٹ پہ ایک ساتھ جائیں گے. اور پھر ہمیں وہاں پہ فرسٹ کامیابی ملے تھے ہمارے لائف میں, ایک 8000 پیک کے اوپر پہنچنا اور وہ سین دیکھنا, وہ سارے چیزیں دیکھنا. تو اس کے بعد ایک بس اندر سے جنون ہی پیدا ہوا کہ یار ہمیں ہمیشہ یہ کرنا ہی چاہیے. اور ایک روزگار کو بھی ہم نے ٹچ اس کے ساتھ کیا کہ یہی اب یہ ہمارا ایک فیلڈ بن سکتا ہے جس سے ہم کما بھی سکتے ہیں اور بچوں کو بھی پال سکتے ہیں, والدین کے بھی خیال رکھ سکتے ہیں. تو وہ اسی سے ہم نے پھر وہ آگے بڑھتے گئے اور آج تک وہ کرتے آ رہے ہیں. اگر ہم بات, آپ نے روزگار کا ذکر کیا, کوئی بھی شخص کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے, گھیرے, لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی جس پہ. اگر ہم پورٹرز کی بات کریں پاکستان کی, میں نے پہلے بھی بتایا لوگوں کو, دوبارہ بھی بتاؤں گی کہ ہائی الٹیٹیوڈ پر جو پر ڈے ویج ہے وہ اتنا کم ہے کہ باہر کی دنیا میں پر ڈے اگر دیکھا جائے تو وہ $100 سے بھی زیادہ ہے, اور پاکستان میں 18 سے 20 اور شاید اس سے بھی کم. تو بڑے افسوس کی بات ہے, مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہوئے کہ پورٹرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, کوئی آواز نہیں اٹھاتا. آپ لوگوں نے بہت عرصہ ایز اے پورٹر کام کیا, آپ ابھی بھی ایز اے پورٹر کام کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیے, ہم سب کو بتائیے, وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں وہ اس وقت سن رہے ہیں, آپ بتائیے آپ لوگوں کی ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز کیا ہیں. بہت ہی جینوئن کوسچن ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ ایک تو یہاں ہمارے ملک میں ماؤنٹینئرز کو کوئی جانتے بھی نہیں ہیں اور پتہ بھی نہیں, اور جب سپانسر کی بات کرے تو وہ تو بالکل کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کسی کو سپانسر کر کے وہ چلے جائے. میں نے سنا ہے علی ستپارہ بھائی بھی چاہتے تھے کہ ان کو سپانسر کیا جائے, اور میں یہ بتاتے چلوں کہ ان کو سپانسرشپ نہیں ملی. یہ وہی علی ستپارہ بھائی ہیں جن کو آج ہم ہیرو کہہ رہے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. تو پاک آرمی نے اس کے لیے 2 سپانسر کیے ہیں جس کے اوپر اس نے نیپال میں 8000 کی پیکس کلائم کیے ہیں. اس کے علاوہ بہت کوشش کی ہم لوگوں نے بھی کہ اپنا پاکستان کا ایک نیشنل ٹیم ہو اور سپانسر ملے اور ہم چلے جائیں, اور نہیں ہو سکا. تو جو ویجز کی بات کر رہے ہیں بالکل جو مختلف ہے, بالکل نیپالیز اور ہمارے درمیان بہت زمین آسمان بہت فرق ہے. اور جب ہم بیس کے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنا انشورنس ہے, ہمارا اتنا ڈیلی ویج ہے, ہمارا بوننس ہے کیمپ 1 کیمپ 2 کا, کیمپ 3 کا, سمٹ کا. تو وہاں پھر ہم لوگ تھوڑا سا ڈیسائیڈ ہوتا ہے یار کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں رسک لے رہے ہیں اس چیز کی. کام سیم ہے تو کام اتنے ہی ہے جتنا وہ محنت کرتے ہیں, جتنے ہم لوگ محنت کرتے, کام وہی سیم ہے. انہوں نے اسی راستے سے جانا ہے اوپر, ہم نے بھی اسی راستے سے جانا ہے. انہوں نے بھی وہی رسی لگا کے جانا ہے, ہم نے بھی وہی رسی لگا کے جانا ہے. انہوں نے بھی وہی سامان اٹھا کے جانا, لیکن بہت فرق ہے. تو مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ٹور آپریٹرز پاکستان کے ہیں, ماشاءاللہ 300-350 کمپنیاں ہیں پاکستان میں جو ٹریکنگ سے لے کے ایکسپیڈیشن تک ڈیل کر رہے ہیں. اب میں پی ٹی وی کی وساطت سے
उन तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं कि सोचना होगा उनको। आज अली भाई की ज़िंदगी के उस लम्हात को याद करके उनको सोचना पड़ेगा कि जो लोग उनके लिए काम करते हैं उनके लिए उनकी सोच 2 कदम आगे होनी चाहिए, बेशक, ताकि जहाँ वो महसूस करता है कि मैंने अपने घर संभालना है, अपने बच्चों को पालना है, तो वहाँ पे हमारे जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनको चाहिए कि वो इनकी ख्याल रखा जाए और इनकी जितने भी फैसिलिटीज़ इनको देना है इंटरनेशनल सतह में जो लॉ है वो यहीं इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और साथ साथ हमें वो सहूलियात भी मिलना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक प्रोफेशनल माउंटेनर्स को मिलते हैं, जो आप लोग डिजर्व करते हैं, जो हमारा हक बनते हैं। लेकिन एक खुशी की बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे डोमेस्टिक टूरिज़्म भी ज़्यादा हो गए, बढ़ गए हैं, एरियो में जाना शुरू हो गए हैं और लोगों से मिलना शुरू हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब जितने अली भाई की चर्चा सोशल मीडिया से लेके सब जानने लगे हैं तो हम माउंटेनर्स कम्युनिटी को एक बड़ा एजाज़ है कि लोग हमें पहचानने लगे, पहचान कि वो भी अली की वजह से। बिल्कुल। अमीन भाई, मुझे ये बताइए कि हमने भी बात की डेली वेजेस की, आप लोग पोर्टर्स हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने के, मैं जानना चाहूँगी, हम सब जानना चाहेंगे कि हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम है, आपका पर डे वेज क्या होता है जब आप एज अ पोर्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं? यहाँ बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर हिट करूँगा जी कि जो हमारे वेजेस हैं, हमारा जो टूर ऑपरेटर्स है वो मार्केटिंग जब करते हैं बाहर से, जी, तो बाहर से जब मार्केटिंग करके आते हैं तो वो बहुत कम रेट पे करते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, क्योंकि हमने नेपालियों के साथ भी काम किया है और अपने जो टूर ऑपरेटर्स सारों के साथ हमने काम किया है। तो यहाँ पर नेपालीज जो कंपनियाँ वहाँ पर जो फॉरेनर्स से जो वो डिलीवरी उनका जो सर्विस लेते हैं जी, वो $55,000 लेते हैं। और जो हमारा कंपनीज जो हमारा टूर ऑपरेटर्स जो मार्केटिंग करके आते हैं तो वो $4,000 पे करते हैं या $5,000 पे करते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने टूर ऑपरेटर्स को कि जितना वो कम मार्केटिंग करेंगे उतना नीचे जैसा लो पोर्टर है और जो हम हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं उनके देने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। और यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत मसला है। बिल्कुल। तो लोग यहाँ पर $1,000 के लिए भी काम करने, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है कि भाई $1,000 या 2,000 या चलो 5,000 के लिए तो आप अपने लाइफ को जोखिम में डाल के आप क्लाइंबिंग करेंगे। तो आज अली भाई हमारे सामने हैं और अभी जो मीडिया ने उसको हाईलाइट किया हुआ है, ये तो हम बेहद शुक्रगुजार है कि भाई अभी कुछ जो सामने आ गया और इस पर बात हो रही है तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर होंगे, हमारा उम्मीद है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं टूर ऑपरेटर्स से और जो भी गवर्नमेंट्स के अदारा है जहाँ पे मार्केटिंग करते हैं वो लोग, वहाँ पर वो मार्केटिंग करे जो मतलब एक जायज़ हो। यहाँ पर भी जिससे पोर्टर सफर अभी उनके लिए अभी अगर हम एक मजबूरी पे मतलब इसको हमने एक पेशेंट बनाया अपने लिए रोजगार के तौर पर भी और उसमें शोहरत भी पाते हैं हम कि भाई जब साथ में रोजगार भी है और शोहरत भी पाते हैं मुल्क के खातिर। 7,000 से ऊपर हम सिर्फ मुल्क का सोचते हैं, बोनस का नहीं सोचते। क्या बात है, वाह। हमारे नेपाली भाई हैं जिनके साथ हमने खुद काम किया हुआ है, वो 6,000 से ऊपर जब वो चले जाते हैं तो उनका हर कैंप में यानी कैंप 3 में 7,000 पे जाते हैं तो उनका बोनस है, 8,000 पे जाते हैं उनका बोनस है, समिट करते तो वो डबल बोनस है। वाओ। वो चीज और आप लोग हमने 18 साल 20 साल हम क्लाइंबिंग कर रहे हैं, हमने वो चीज नहीं देखा है। कितने अफसोस की बात है तो कि हमारे वो भाई ये निजाम हमारे लिए बताया अमीन भाई ने कि जुनून है, जब हम घर से निकलते हैं तो पाकिस्तान के वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान होता है ज़हन में। क्या बात है। ये नहीं होता कि टॉप पे जाए या ना जाए, लेकिन हमारे जो रॉकसेक होते हैं, बैग होते हैं हमारे साथ, उसके टॉप पे
ऊपर वाले हिस्से में पाकिस्तान के झंडे हमारे साथ होते हैं। खाना हो या ना हो, पाकिस्तान के झंडे हमारे साथ होते हैं। और जब भी हमारे तस्वीर आप देखेंगे, जो भी जितने भी हमारे माउंटेनर्स हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 76 8,000 है टोटल, स्कर्दो से लेके शिमशाल, पंजाब, जान से भी हैं। तो सबका यही तस्वीर आपको मिलेगा पाकिस्तान के झंडे के साथ। तो एक जुनून है। रहा बात जो हम कर रहे हैं कि लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स जो स्कर्दो से हैं, अस्कोली से बोझ उठा के K2 बेस कैंप तक पहुंचाते हैं, उनका भी हक उनको सही तरह मानों में मिलना चाहिए। बिल्कुल। और जो हम लोग 5,000 से लेके टॉप तक जाते हैं, तो हमारा हक जो बनता है वो हमें उस मयार का मिलना चाहिए। तभी ही पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान जो आजकल टूरिज्म पे बहुत काम कर रहे हैं, हमारे दुआएं हैं कि वो कामयाब हो और टूरिज्म जो है पाकिस्तान में और ज्यादा आ जाए। मगर मुझे लगता है वहाब भाई, ये कामयाबी मुमकिन नहीं जब तक आप लोगों को आपका हक ना मिले। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इदारों की पॉलिसी तब्दील करें, और जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उनका एक एसोसिएशन है पाटो, उनके साथ वो मिलें और एक मेकनिज़म बनाएं कि हमने अपने क्लाइंबर्स को किस तरह आगे लेके जाना है और उनकी सहूलियात क्या देने। हादसात होते रहते हैं। 2008 में भी K2 पे हादसे हुए, शिमशाल के 2 जवान ऊपर रह गए हैं और एक्सीडेंट हुए हैं उनकी। अब अली भाई से पहले विंटर में निसार सतपारा, वो भी उसके ताल्लुक सतपारा से था, जीवन में वो डेथ हुई है। तो डेथ के बाद ये सारे बातें छेड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद चंद अरसे के बाद वो फिर दब जाते हैं। पता ही नहीं चलता। मैं एक चीज़ सोचती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ये बात सोचती, जब मैं अली सतपारा भाई की तस्वीरें देख रही थी ना, मेरा दिल इसलिए ख़राब हो रहा था क्योंकि वो जिन लोगों के साथ थे, फॉरेनर्स के साथ थे, उन सब के कपड़े, उनका गेयर बिल्कुल नया, चमकदार, साफ सुथरा, और अली सतपारा भाई के कपड़े पुराने, इस्तेमाल शुदा थे। मुझे ये बताइए कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, जहां मनफी में, अगर विंटर्स की बात करें तो मनफी में टेम्परेचर होता है, अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए आप लोगों को कपड़े कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ तो डेली वेजेस और इंश्योरेंस का मसला है। यहाँ पर तो बताइए कपड़ों की बात। जी भाई, यहाँ पर तो आपको खुद पता है जो क्लाइंबिंग इक्विपमेंट है वो बहुत महंगा है। जी बिल्कुल। आपका एक शूज जो है वो $1,020 के हैं, आपका डाउन सूट $1,020 के हैं। तो जाहिर बात है जिस रेट पे हम काम करते हैं उस रेट पे वो परचेज नहीं कर सकते। ये चीज सिर्फ और सिर्फ उसकी डाउन सूट भी नहीं आते, नहीं हो सकता। बिल्कुल। यहाँ तो वहां पर चाहिए डाउन सूट चाहिए, वहां पर अच्छे कपड़े चाहिए, उसके बाद आपके शूज बेहतरीन नया होना चाहिए जी, ड्रेम्पॉन आपके बेहतरीन होने चाहिए, आपकी ज्यूमर्स, आपके हैमर्स, हर चीज आपके नए होना चाहिए, तब आप क्लाइंब कर सकते हो। लेकिन हमने उसके बावजूद भी मतलब वो चीज की कमी की वजह से फिर भी हमने वही क्लाइंब किया है जो शेरपा करता है। मुख्तलिफ जगहों से हमने ट्रेनिंग जरूर लिया हुआ है, लेकिन छोटे छोटे इदारा भी हमने बनाए हुए अपने गांव में, मतलब जैसे माउंटेन स्कूल। लेकिन गवर्नमेंट से हमें एक रिक्वेस्ट ये है कि एक जो हमारा अल्पाइन क्लब है जी, वो हमारा एक बाला इदारा है, वो ऐसे एक्टिविटीज करे कि यहाँ पर अच्छे ट्रेनिंग पैदा करे कि भाई वहाँ से हम ट्रेन होके, अभी तो हमने जहाँ से सीखा वो तो हमने सीखा आगे, लेकिन जो नए जनरेशन जो आ रहा है प्रॉपरली प्रॉपर ट्रेन होके आ जाए। वहाँ भाई कपड़े कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को? इतनी सर्दी में आप अपने आप को वार्म कैसे रखते हैं? अनफॉर्चुनेट बात है कि जो कपड़े हैं, पाकिस्तान तो टेक्सटाइल के बड़े नाम रखते हैं जी, और जो क्लाइंबिंग गेयर है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब आज तक नहीं बन रहा है। नेपाल के अंदर ये सारे चीज़ वो लोग खुद बना देते हैं क्या? और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपने शॉप्स बनाए हुए हैं और सारे चीज़ वहीं पे प्रोवाइड होते हैं, और पाकिस्तान में वो नहीं है। अब या तो चंद दुकानें हैं, जब आपको इत्तेफाक हुआ कर दो जाने की तो सतपारा मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट है, जो हमारे माउंटेनर्स है जो रिटायर हुए हैं उन्होंने अपने शॉप बनाए हुए हैं या अभी भी क्लाइंब कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि जो फॉरेनर्स आते हैं पाकिस्तान में, ऑन द वे बैक जब वो वापस हो जाते हैं वो अपने मटेरियल्स को सेल कर देते हैं।
अच्छा, सेल उन्हीं करते मार्केटों में वो सेल करके जाते हैं। उन्हीं शॉपकीपर्स को सेल करते हैं और फिर हमारे जो आइल्स टू टाइपोर्टर्स हैं वो उन चीज़ों को दोबारा परचेज करते हैं, परचेज खरीदते हैं। तो जैसे अमीन ने कहा कि एक मैक्सिमम एक पूरा क्लाइंबिंग गियर जो है वो 25 से 30 लाख रुपए में आप नए खरीद सकते हो, जो कि हमारे बस की बात नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब उस चीज़ को हम इसी तरह का करते हैं। या तो ये होता है कि अगर आपके क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, आपके फ़ौरन दोस्त अच्छे हैं, आप उनसे डिमांड करते हैं तो वो आपको कोई एक पेयर शूज़ भेजते हैं गिफ्ट में या कोई सूट भेजते हैं। ये इसी तरह करके ये सारे चीज़ें मैनेज होते हैं। विंटर में ये होता है कि विंटर में स्पेशली डिमांड्स पे भी हो जाते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बाहर से आप ये जो चीज़ें इक्विपमेंट्स ले आए ताकि मैं वहाँ पे सही उसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो समर में हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो नॉर्मल इस्तेमाल हो जाते हैं और विंटर में उसकी डबल चीज़ें चाहिए होते हैं आपको, क्योंकि आपने आपको खुद को गर्म रखना है। अब हाल ही में जो नेपाली शेरपा ने जो K2 किया विंटर में, उनके जो इक्विपमेंट्स था वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मेड थे। उनकी शूज़ के अंदर भी बैटरी से चलने वाले हीटर्स टाइप के बने हुए थे, ग्लव्स में भी थे और तब ही वो सरवाइव कर सके वहाँ पे। तो तभी वो K2 के ऊपर पहुंचे। तो एक प्लान के तहत उन्होंने अब हमने जब ये बात की तो ज़रा सोचिए कि रिसोर्सेज की कमी थी। अगर अली सतपारा भाई के पास भी ये रिसोर्सेज होते तो क्या ही बात होती, शायद वो सब ना होता जो आज हुआ। क्योंकि हमें उसके साथ काम करते तो उसमें एक नेचर, एक रूहानी पावर थे अली भाई में। वो मैं अगर 2 कदम चलता था तो वो मेरे से 4 कदम आगे निकलते थे। बहुत तगड़े। तो ऐसे बंदे को अगर हमारे हुकूमत पाकिस्तान, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, हमारे जो दूसरे के इदारे मदद करे तो वो बंदे तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाएगा और क्या कर सकते हैं वो। तो जैसा हमने कहा बहुत सारे मसाइल हम फेस कर रहे हैं और कुछ लोग तो बस रिटायर ही हो गए हैं और रिटायर होने के बाद घर में हैं और घर में ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मतलब ना कमाने के लिए कुछ है ना खाने के लिए कुछ है। होना तो ये चाहिए कि जैसा दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनकी जो फ्रेंचाइज उनको ले लेते हैं, उनके पीछे बैंक्स में जॉब होते हैं, वो फिर क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो जैसा हमारे लिए भी हम जो सोच रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को हमें जो रेस्क्यू टीम है 1122 से इससे हमें लिंक करना चाहिए कि जो यूथ है हमारे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया है वॉलंटियरली। तो रेस्क्यू का फिर क्लाइंबिंग से टोटली डिफरेंट एक बहुत सख्त काम है, बहुत सख्त, क्योंकि एक जख्मी इंसान को आपने उतारना है या फिर एक डेड बॉडी को आपने उतारना है उस खतरनाक रास्तों से जो आम पे बंदे जिंदा बंदे वहाँ पे नहीं चढ़ सकते। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका हमारे हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से और आर्मी चीफ से हमारा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि एस्करेवेशन जो और ऑपरेशन होते हैं अली का जान हेलीकॉप्टर की जो रेस्क्यू होते हैं वो सिर्फ आर्मी के पास है यहाँ पे। तो उनके साथ भी अगर वो हमारा एक टीम बनाए माउंटेनियर्स की और वो टीम रेस्क्यू के हवाले से बेस कैंप में हो और आर्मी के साथ अटैच हो और उनके हेल्प लिया जाए एज ए टीम, अगर वो फजाई ऑपरेशन करते हैं तो हमारे टीम ज़मीनी ग्राउंड लेवल पे कर ले। तो एक हमारा एक आइडिया है कि अगर वो लोग ये चीज़ करे तो। एक सवाल है मेरा वहाब भाई, आपने जिस तरह कहा कि अली सतपारा भाई के अंदर एक रूहानी ताकत भी थी कि वो आप अगर 2 कदम चलते थे तो ऐसा हीरो, ऐसा जेम, ऐसा हीरा हमने गवा दिया, ठीक है, और ये बहुत बड़ा लॉस है उनकी फैमिली के लिए, क्या हम सब के लिए, पूरी कौम के लिए। कभी दिल दुखता है, कभी कहीं दिल में ये ख्याल आता है कि बस अब इतनी जिंदगी मुश्किल में डालने का क्या फायदा, लेट्स क्विट, छोड़ो कोई और काम करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। दिल बर्दाश्त नहीं, क्या बात है, वाह वाह, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि जब तक पाकिस्तान है तो हम हैं। क्या बात है, तो ये जुनून खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए हम सोचेंगे। बेहतर बनाने का जुनून भी होना चाहिए। K2 की मिसाल लीजिए, K2 को 2 बार करना किसी की बस की बात नहीं और 3 बार करना। शिमशाल से एक फर्जंद ताल्लुक रखते हैं फजल अली, वाह, गर्मियों में उसने 3 बार K2 समिट के वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज उसको कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता उसको।
वो इसी विंटर में वही पहला बेस कैंप में पाकिस्तानी है थे। कि उसने 3 दफा केटो सर किया हुआ और है। कितने अफसोस की बात हम उनके नाम से उसका नाम भी वाकिफ 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 ही नहीं हम है। जानते और उसी बेस कैंप में थे, एक इसी ग्रुप में थे कनाडियन वो। कैमरामैन के साथ वो इसी मिशन में अली वालों के, अली भाई के ग्रुप ही के साथ थे जी। अभी विंटर में। जी। और तो वो जब वापस आए तो मेरे उनसे उनसे में मुलाकात हुआ, तो वो पूरा जो हालात थे बेस कैंप में वो बता रहा था। तो कोई नहीं जानते हैं। ऐसा ही रजब शाह गुजर गए हैं, किसी ने उसको नहीं जाना कि वो कौन थे। वो वाहिद फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिसने 5-8 हज़ार पहले किया हुआ था, और फर्स्ट लेकिन वहाँ पाकिस्तानी। पर मुझे ये लगता है कि हमने एक हीरा अगर खोया है तो हमने ये विजडम भी गेन किया है, हमें ये समझ भी आ गई है कि बिल्कुल, हमने अपने बिल्कुल। हीरोज को उनकी जिंदगियों में सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल। आप दोनों भी हमारे हीरोज हैं। शुक्रिया वहाब Thank भाई, you. शुक्रिया अमीन भाई, थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग। और हम सब की दुआएं आप दोनों के साथ हैं। Thank you. अल्लाह आपको इसी तरह साबित कदम रखे, आप दोनों को मजबूत रखे। Thank you. और Thank you अल्लाह very much. करे कि आपके अल्फाज हर लोगों तक पहुंचे हों। कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जी भाई। भरपूर अगेन पूरा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जी। और हमारे जीबी के अंदर जो है, और जी। प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ्स हैं कि ये जो फील्ड है ये एक पाकिस्तान की शोहरत देने वाले फील्ड है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के जो फ्लैग्स हैं उसको एक मुकाम तक पहुंचाने वाले फील्ड हैं। बिल्कुल। तो इसके ऊपर उनको एक बेहतर प्लान चाहिए हमें कि हमारे जो हीरोज़ हैं उनको खराज तहसीन पेश करें। जी। और उन हीरोज़ को जिनको कोई जानते नहीं है, और हम आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें आज बुलाए हैं, शुक्रिया और भाई। पीटीवी की शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें आज ये मौका दिया है कि हम you. अपने आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया Thank हमें you बुलाने भाई। की, Thank और you. इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होते और हम अपने हीरोज को सेलिब्रेट करेंगे और इस तरह के शोज हम करते रहेंगे। ये बिल्कुल, मेरा thank you. आप लोगों से वादा है। Thank you very much. थैंक यू Thank you भाई, very much. शुक्रिया। Thank you. आज की एपिसोड बहुत ख़ास है। आज महसूस हो रहा था कि अली सतपारा भाई जहाँ भी हैं इस वक्त वो हमें सुन रहे होंगे, और हम शायद उनकी ज़िंदगी में उनको नहीं बता पाए कि वो कितने ख़ास और कितने स्पेशल थे। मगर अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। काश हम जब आप हयात थे तो आपको बता पाते कि आप हमारे लेजेंड हैं, आप हमारे हीरो हैं। जाते जाते मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगी आपके लिए। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ए अहले ज़माना कद्र करो, नायाब ना हो कमियाब हैं हम। हमें अपने हीरोज़ की कदर करनी होगी क्योंकि ये लोग बहुत नायाब हैं। अमीन भाई, वहाब भाई जैसे लोग नायाब हैं, ख़ास हैं। इनके बग़ैर कोपैमाई मुमकिन नहीं। कोशिश कीजिए कि इस फितरत को बदलिए। होता ये कि जब हम लोग खो देते हैं तब उनकी वैल्यू का अंदाज़ा करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।